नमस्कार स्टूडेंट, सीजी की स्टडी के एक और नई क्लास में आपका स्वागत करता हूं। महिला बाल विकास के हम विभिन्न टॉपिक को कंटिन्यू वीडियो में लगाते हुए जा रहे हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक रहेगा बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इससे संबंधित प्रश्न पेपर में आते ही है। तो ये जो विभिन्न प्रकार की योजनाओं से संबंधित हम अगला टॉपिक आज देखेंगे कि कितने प्रकार की योजनाएँ हमारे काम की है जो पेपर में आ सकती है। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये योजनाएँ होती क्या हैं। तो केंद्र प्रायोजित योजनाओं का अर्थ कुछ ऐसी योजनाओं से होता है जिनमें योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्त की व्यवस्था केंद्र तथा राज्य मिलकर करते हैं। तो ये जो योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन के लिए जो विभिन्न क्षेत्रों में क्रियान्वित होती हैं, जैसे कि राज्य में या विभिन्न शहरों में, तो उसकी जो योजनाएं हैं इसके लिए जो वित्त की व्यवस्था है केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करते हैं। वित्त यानी खर्च की व्यवस्था। इस प्रकार की जो योजनाएं हैं, जो राज्य में दी जाने वाली राशि है, मान के चलिए किसी, समझिए थोड़ा सा ध्यान से इसको, कि मान के चलिए किसी राज्य में कोई योजना क्रियान्वित है। अगर उसमें 100 रुपये का खर्च आ रहा है तो उसका कुछ हिस्सा राज्य देगी और कुछ हिस्सा जो है केंद्र सरकार देगी। ये आपस में विभिन्न रेशियो में बटा हुआ रहता है। देखिए, जो रेशियो है इसमें बताया गया है कि कुछ जगहों में 50%, यानी जो 100 रुपये मैंने मोटा मोटी एक खर्च बताया है, तो 50 रुपये केंद्र सरकार का रहेगा और 50 रुपये राज्य सरकार का। या फिर कई जगह 60-40 के रेशियो में, उसी प्रकार 70-30 के रेशियो में, या 75-25 के रेशियो में। 75-25 कहने का मतलब जो 100 रुपये का जो खर्च है, देखिए समझने के लिए 100 रुपये खर्च है ना, तो 100 रुपये जो खर्च है उसमें 75 रुपये केंद्र का रहेगा या 25 रुपये राज्य का रहेगा। तो इस प्रकार के रेशियो में आपस में जो योजनाएं होती हैं उसका जो वित्त है, जो खर्च है, वो आपस में बटा हुआ रहता है। जैसे कि कुछ विशेष राज्य, जैसे कि पहाड़ी राज्य होते हैं, तो जैसे पूर्वोत्तर के हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया हैं जो पहाड़ी राज्य है, वहाँ पर ये जो योजनाएं होती हैं वो 90 और 10 के रेशियो में, यानी 90% जो खर्च होता है वो केंद्र उठाती है और 10% राज्य। क्योंकि जो ये राज्य है यहाँ पे अभी भी विकास जो है पूरी तरीके से, जो उनकी अधोसंरचना वो उतनी डेवलप नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का उतना डेवलप नहीं है, जिसके कारण वहाँ पे इस प्रकार की योजनाएं 90 और 10 के रेशियो में चलती है। तो इसके आगे हम देखते हैं। आगे जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हम उसको देखेंगे कि कितने प्रकार की योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है। पहला जो योजना है पोषण अभियान। देखिए, पोषण अभियान भारत सरकार द्वारा कुपोषण की स्तर में कमी लाने के लिए एक वृहद अभियान के रूप में स्टार्ट किया गया था। इसका शुभारंभ 8 मार्च 2018 में किया गया था। देखिए, याद रखिए कि 8 मार्च डाटाबेस क्वेश्चन है, 8 मार्च 2018 में किया गया था, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा राजस्थान के झुंझुनू जो क्षेत्र है, झुंझुनू से, वहाँ से किया गया था। ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इस कार्यक्रम का जो नाम है वो राष्ट्रीय पोषण अभियान है। किसके द्वारा प्रायोजित किया गया? केंद्र सरकार द्वारा। और किसने शुरू की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च सन 2018 को। और इससे जो लाभार्थी हैं, किसके शुरू की गई योजना है? महिला और बच्चों के लिए। इसका जो उद्देश्य है भारत में कुपोषण को कम करना है। तो पोषण अभियान का जो लक्ष्य है उसमें ये रखा गया है कि 0 से 6 वर्ष आयु तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं जितनी भी महिलाएं हैं उनमें कुपोषण स्तर जो है वो 2% की दर से प्रति वर्ष कम किया जाना है। 3 वर्ष में ये जो प्रतिशत है 6% में कमी लाना है, यानी कंटिन्यू प्रति वर्ष 2% की दर से कुपोषण में कमी लाना है। अगर 100% है तो अगले वर्ष 98, और उसके और अगले वर्ष 2% और कम करना, उसके और अगले वर्ष 2% कुपोषण में और कमी लाना। तो कुल मिला के 6% की कमी 3 वर्ष में लाना है। अगला जो अपना कार्यक्रम है वो पूरक पोषण आहार कार्यक्रम है। देखिए, यहाँ पे पूरक पोषण जो आहार कार्यक्रम है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं पेपर में। देखिए, आपका जो वीडियो है उसको आप स्किप करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अब जो हम योजनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, ये योजनाएं आपके एक एक पॉइंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये जो प्रश्न बन रहे हैं कहाँ से बन रहे हैं, किस क्षेत्र से। यहाँ से कूट आधारित प्रश्न पक्का पेपर में आएंगे। तो जो पूरक पोषण आहार कार्यक्रम है उसके बारे में हम देखेंगे। प्रदेश में एकीकृत बाल सेवा ICDS। देखिए, ICDS के बारे में मैंने पहली वीडियो में बताया था कि ICDS होता क्या है। उसके अंतर्गत जो आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं उनमें 6 सेवाएं में से एक पूरक पोषण आहार महत्वपूर्ण सेवा है, जो कि आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से 6 माह से 3 वर्ष की आयु के बच्चे और 3 वर्ष से 6 वर्ष आयु के बच्चे तथा गर्भवती महिलाओं, शिशुवती महिलाओं को पूरक पोषण आहार प्रदान किए जाते हैं।
आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले 3 से 6 वर्ष आयु के सामान्य एवं गंभीर कुपोषित जो बच्चे होते हैं उन्हें गर्म पके हुए भोजन, जो गर्म पका हुआ भोजन होता है 105 ग्राम के साथ साथ नाश्ता भी दिया जाता है। नाश्ते में रेडी टू ईट फूड 75 ग्राम, उबला भीगा चना, देसी गुड़ 50 ग्राम और जो मूंगफली का दाना है, गुड़ है 38 ग्राम प्रतिदिन लगभग नाश्ते में चक्र अनुसार यानी कंटिन्यू अल्टरनेटिव हिसाब से दिया जाता है। इसमें जो है 3 से 6 वर्ष आयु तक के गंभीर कुपोषित बच्चों को उपरोक्त अनुसार नाश्ते एवं गर्म पके हुए भोजन के साथ अतिरिक्त रेडी टू ईट फूड 85 ग्राम प्रदान किए जाते हैं। नाश्ता एवं चावल जो है आधारित गर्म पके हुए भोजन प्रदान किए जाते हैं जो कि स्व सहायता जो समूह होती है महिलाओं का ग्राम पंचायत में, उनके द्वारा ये बनाए जाते हैं। देखिए अब रेडी टू ईट फूड होता क्या, उसके बारे में हम जानेंगे। रेडी टू ईट जो फूड होता है वो 6 से 3 वर्ष आयु तक के सामान्य बच्चों को 135 ग्राम, देखिए यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखेंगे 6 से 3 वर्ष तक के जो बच्चे हैं 135 ग्राम, 6 माह से 3 वर्ष आयु के गंभीर कुपोषित बच्चों को 221 ग्राम तथा गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को 165 ग्राम। ये कूट में आ सकता है प्रश्न, तो इसको बिल्कुल ध्यान देंगे। 165 ग्राम रेडी टू ईट फूड प्रदान किया जाता है। अब देखिए ये जो रेडी टू ईट जो फूड होता है ये क्या होता है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ये जोन से गांव है, जिस गांव में रेडी टू ईट फूड दिया जाता है वहाँ की स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा बनाया जाता है, जो कि गेहूँ है और बहुत सारे विभिन्न प्रकार के अनाज है उनको मिक्स करके बनाया जाता है। जो योजना हमारा सबला योजना के अंतर्गत है भारत शासन द्वारा किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए नवीन सबला योजना 19 नवंबर सन 2010 को प्रारंभ की गई थी। ये बिल्कुल याद रखेंगे, सबला योजना कब प्रारंभ की गई, 19 नवंबर सन 2010 में। ये जो योजनाएं हैं 2 जिलों में स्टार्टिंग में प्रारंभ की गई थी, ये देखने के लिए कि किस प्रकार से गतिमान होती है। आगे जो है जिसमें छत्तीसगढ़ के टोटल 10 जिले थे। सबला योजना हमारे छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में स्टार्टिंग में प्रारंभ की गई, जैसे कि रायपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, बस्तर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, कोंडागांव, बलरामपुर, सूरजपुर एवं सरगुजा शामिल है। ये याद रखेंगे, ये प्रश्न जरूर आएगा कि सबला योजना में निम्नलिखित में से कौन से जिले शामिल नहीं थे, तो उसमें आप ये याद रखेंगे कि रायपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, बस्तर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, कोंडागांव, बलरामपुर, सूरजपुर और जो सरगुजा ये शामिल थे। इस योजना के अंतर्गत 11 से 18 वर्ष की जो किशोरी बालिकाएं हैं उन्हें निम्नानुसार गतिविधियां योजनाओं के लिए सहायता दी जाती है। पहला इसमें देखेंगे पोषण आहार प्रदान किया जाता है। IF जो टैबलेट है उसको दिया, देखिए फॉलिकल एसिड से रिलेटेड, आयरन और फॉलिकल जो एसिड है उससे रिलेटेड टैबलेट दिया जाता है। स्वास्थ्य संबंधी जो जांच है उसको किया जाता है। जो पोषण है, शिक्षा है, स्वास्थ्य संबंधी उसको दी जाती है। परिवार कल्याण जो बच्चों की देखभाल एवं गृह संबंधी मार्गदर्शन भी दिया जाता है। लाइफ स्कूल एजुकेशन एवं लोक सेवाओं को भी उन तक पहुंचाया जाता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण भी उन्हें दिया जाता है। तो ये सबको आप याद रखेंगे कि इस प्रकार की सेवाएं उनको दी जाती है। आगे जो है हमारी योजना है किशोर शक्ति योजना। देखिए 4 योजनाएं हमारी हो चुकी है। ये योजनाओं का आप ध्यान रखेंगे, नोट करते रहेंगे कि ये योजनाएं क्या क्या है और कब कब शुरू की गई थी। तो जो किशोर शक्ति योजना है 11 से 13 वर्ष तक, देखिए इससे पहले जो योजना थी वो थी 18 वर्ष तक। अब जो किशोर शक्ति योजना है वो 11 से 13 वर्ष की शाला त्यागी, जो शाला जो पाठशाला होती है, स्कूल है, वहाँ से जो छोड़ी हुई बालिकाएं हैं उनके लिए योजनाएं संचालित की गई थी। किशोर शक्ति योजना प्रदेश में 17 जिलों में संचालित है। सबला योजना के जिलों को छोड़कर, देखिए जो सबला जो जिले हैं 10 उसको छोड़ करके वो बाकी 17 जिले में कंटिन्यू संचालित है। इसके अंतर्गत किशोर बालिकाओं को आंगनवाड़ी केंद्र में संलग्न स्वास्थ्य, पोषण, व्यक्तिगत स्वच्छता तथा अन्य आवश्यक विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। ये चीज़ बिल्कुल याद रखेंगे। जो बाकी ऊपर के जो 10 जिले थे सबला योजना के, उनके अलावा 17 जिलों में ये संचालित है। इस योजना के जो उद्देश्य हैं उसको देखेंगे। 13 वर्ष की जो किशोरी बालिकाएं हैं, 11 से 13 वर्ष के बीच, खासकर शाला त्यागी किशोरी बालिकाएं, इसको याद रखेंगे, में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना उन्हें, और जो किशोर अवस्था में जो शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन जो होती है उनके बारे में जानकारी देना और उन्हें मातृत्व व शिशु देखभाल के लिए सक्षम बनाना।
ये सारी चीज़ें उनको बताई जाती है इस योजना के अंतर्गत। अगली जो योजना हमारी, देखिए अगली जो हमारी योजना है 5वें नंबर की योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो इसकी शुरुआत 1 जनवरी सन 2017 में हुई थी। तो इसके अंतर्गत काम करने वाली महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देने और उनके उचित आराम एवं पोषण को सुनिश्चित कराया जाता है। देखिए जो महिलाएं हैं उनका जो नुकसान हुआ रहता है उसके लिए भरपाई और मुआवजा देने के लिए और आराम पोषण देने की सुनिश्चित करने की ये योजना है, जिसमें गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य एवं सुविधा को नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से उनको पोषण या इनके प्रभाव में रखा जाता है। देखिए इसमें नकदी की बात हो रही है, यानी जो पैसे हैं डायरेक्ट उनको प्रोवाइड किया जाता है। इस योजना से क्या लाभ उसको हम देखेंगे। इस योजना के अंतर्गत जो गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं हैं उनको पहले जीवित बच्चे के जन्म के दौरान फ़ायदा पहुंचाया जाता है। योजना की लाभ राशि जो है डीपीटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधी भेज दी जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार में निम्नलिखित किस्तें भुगतान के, देखिए जो पैसे हैं सामान्यतः इसमें 5,000 रुपये दिए जाते हैं जो कि 3 किस्तों में उनको पहुंचाई जाती है। तो जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए विशेष योजना बनाई गई थी जो कि 1 जनवरी सन 2017 में लागू की गई। तो इसके अंतर्गत जो पहली किस्त है 1,000 रुपये तब दी जाती है जब उन्हें वो महिलाएं जो है गर्भवती पंजीयन कराती है, यानी वो गर्भवती होती है और पंजीयन कराती है तो उनको 1,000 रुपये उनके अकाउंट में डाल दिया जाता है। अगला जो दूसरी किस्त है 2,000 रुपये की जो किस्त है नेक्स्ट या दूसरी किस्त है वो लाभार्थी के 6 महीने की गर्भावस्था के बाद उनको प्रोवाइड कराई जाती है जब वो प्रसूति जांच कराती हैं तो उस समय उनको दी जाती है। और जो तीसरी किस्त है, जो तीसरी किस्त जो बचती है 2,000 रुपये की, जब बच्चे का जन्म और उनका पंजीकरण हो जाता है और बच्चे को जो टीके हैं 3 टीके उनको हेपेटाइटिस बी के, डीपीटी के और बीसीजी के जो टीके हैं वो लग जाते हैं। जो पहला चक्र स्टार्ट होता है उसके बाद उनको जो आखिरी किस्त है उनके अकाउंट में जमा करा दी जाती है। देखिए ये चीज़ आप याद रखेंगे कि 3 किस्त दी जाती है और 3 किस्त में पहले किस्त में 1,000, दूसरे किस्त में 2,000 और तीसरा किस्त में भी 2,000 रुपये दिया जाता है। देखिए याद रखेंगे कि जिनके बच्चे हो चुके हैं उनके लिए नहीं है योजना, जो माताएं गर्भवती हैं उनके लिए योजनाओं की शुरुआत की गई थी। तो इसमें देखेंगे जो केंद्रीय एवं राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए नियत या रोजगार में है उनको ये योजनाएं नहीं दी जाती, का लाभ नहीं मिलता। और दूसरा जो है जो किसी अन्य योजनाओं या कानून के तरह समान लाभ प्राप्त कर, यानी इस योजना से संबंधित समान अगर कोई लाभ प्राप्त कर रहा है तो उसे ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे 2 प्रकार की महिलाओं को किसी सार्वजनिक क्षेत्र या उपक्रम में रोजगार प्राप्त है उनको नहीं मिलेगा, यानी सरकारी नौकरी में है उनको ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आगे हम देखते हैं सखी सेंटर जो है उसके बारे में जानकारी देखते हैं। वन स्टॉप सेंटर योजना भी इसे कहते हैं। देखिए सखी सेंटर वर्तमान में बहुत ही हाइप में है। आप जहाँ कहीं भी सुनेंगे तो सखी सेंटर के बारे में अक्सर आपको सुनाई दे जाएगा। देखिए सखी सेंटर होता क्या है, पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए देश में पहला वन स्टॉप सेंटर 16 जुलाई सन 2015 को रायपुर में शुरुआत किया गया था। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हुआ था कि जो सखी सेंटर जो है 16 जुलाई को 2015 में छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले में पहला, पूरे भारतवर्ष में पहला जो खुला था वो रायपुर डिस्ट्रिक्ट में खुला था। तो ये आपके लिए बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सखी सेंटर। इस सेंटर में घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, लैंगिक हिंसा, दहेज उत्पीड़न, तेजाब, जो बहुत प्रकार की जो प्रताड़ना है जैसे कि डायन टोनही, ये सब प्रताड़ित है, अवैध मानव व्यापार और बाल विवाह, लिंग चयन, भ्रूण हत्या, सती प्रथा आदि से पीड़ित सभी वर्ग की महिलाओं को सलाह दी जाती है और मार्गदर्शन एवं संरक्षण भी प्रदान किया जाता है। इस केंद्र में घर के भीतर व बाहर या कहीं पर भी पीड़ित व संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत प्रकार की सुविधा या सहायता उपलब्ध कराई जाती है। देखिए महिलाएं कहीं भी हो, अगर उनको दिक्कत है या फिर इस प्रकार की प्रताड़ना हो रही है तो सखी सेंटर के द्वारा उनको जो सुविधाएं हैं और सहायता प्रदान कराई जाती है। अन्य श्रेणी की ज़रूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा, विविध सहायता, मनोवैज्ञानिक सलाह एवं मनोचिकित्सा परामर्श की भी सुविधाएं यहाँ प्रोवाइड कराई जाती है। इस सेंटर को सखी सेंटर भी कहा जाता है। देखिए सखी सेंटर में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, सलाह मिलती है, उसको हम देखेंगे।
आपातकालीन सहायता एवं बचाव, दूसरा जो है चिकित्सा सहायता, तीसरा जो है महिला को एफआईआर कराते हैं, ठीक है, जितने भी कानूनी कार्यवाही से संबंधित है उसके लिए भी सहायता यहाँ उपलब्ध कराई जाती है। मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक परामर्श सलाह भी यहाँ दिया जाता है। विविध सलाह भी यहाँ पर, परामर्श हर प्रकार की सलाह आपको मिल जाएगी, यानी महिलाओं को कहाँ, सखी सेंटर में। आपातकालीन आश्रय की सुविधा भी सखी सेंटर में दी जाती है। यहाँ पर खाना पीना सारी प्रकार की सुविधाएं महिलाओं के लिए उपलब्ध होती है, जो प्रताड़ित महिलाएं होती हैं उनके लिए। आगे जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, देखिए ये भी बहुत हाइप में रहा है, चारों तरफ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगता हुआ हम देखते हैं। देखिए इस योजना का नाम बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ है, और इसके अंतर्गत जो योजना है 22 जनवरी 2015 को श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरुआत की गई थी। इसके उद्देश्य है लड़कियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना। देखिए इसके अंतर्गत जो महिलाएं एवं बाल विकास जो मंत्रालय है भारत सरकार द्वारा पूरे देश में 100 चयनित जिले, भारत में जितने लगभग जितने जिले, उनमें से 100 चयनित जिलों में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के अंतर्गत 22 जनवरी सन 2015 को जो लागू की गई थी वो 100 जिलों में स्टार्ट की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के राज्य के जिले के रायगढ़ को शामिल किया गया, उसके बाद बीजापुर जिले को भी इसमें शामिल किया गया। देखिए हमारे जो 100 जिले हैं उसमें छत्तीसगढ़ के 2 जिले शामिल किए गए, रायगढ़ और बाद में बीजापुर। इसको बिल्कुल याद रखेंगे कि इन दोनों को शामिल किया गया था। आगे जो है इसका उद्देश्य हम देखते हैं, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का बच्चों के जन्म के समय लिंग चयन तथा विभेदन को समाप्त करना, बालिकाओं की उत्तरजीविका व उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना। भारत सरकार द्वारा इस योजना का विस्तार 161 जिलों में बाद में कर दिया गया, 100 जिलों से बढ़ा करके 161 जिलों में। और इस योजना है उसमें प्रत्येक जिले को 50 लाख का बजट प्रस्तावित करना पड़ता है इस योजना के अंतर्गत। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण योजना हो जाती है। आगे जो है उज्ज्वला गृह योजना, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई योजना थी उज्ज्वला योजना। देखिए उज्ज्वला गृह योजना के अंतर्गत है, इसका उद्देश्य है उसको हम देखते हैं, बच्चों तथा महिलाओं की ट्रैफिकिंग। देखिए ट्रैफिकिंग शब्द से मतलब उनका जो तस्करी होती है, जो व्यापार होता है उससे है, और व्यावसायिक यौन शोषण से जो पीड़ित है उससे बचाव करना, तथा उनका पुनर्वसन और उन्हें समाज में पुनः जोड़ने के लिए ये जो योजना का लागू किया गया था। देखिए पुनर्वसन और समाज से इन्हें पुनः जोड़ने का अर्थ है जो हमारा समाज है इस प्रकार के जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो शामिल होते हैं या यौन उत्पीड़न में शामिल होते हैं उनको हमारा समाज तुरंत अपनाता नहीं, तो उनको समाज में पुनः जोड़ने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इसमें जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो जिले हैं कोरिया, कोरबा और बिलासपुर, यहाँ शुरुआत में संचालित किया गया था। देखिए इसके बारे में हम देखते हैं, भारत सरकार द्वारा राज्य में बिलासपुर, कोरबा तथा कोरिया में शैक्षणिक संगठनों को संरक्षण एवं पुनर्वसन जो गृह मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके अलावा रायपुर में शैक्षणिक संगठन को रोकथाम एवं बचाव के लिए परियोजना की स्वीकृति की गई थी। तो ये चीज़ बिल्कुल याद रखेंगे कि हमारे जो 3 जिले हैं कोरिया, कोरबा और बिलासपुर, यहाँ पर जो पुनर्वसन गृह बनाया गया था जो कि उज्ज्वला गृह योजना के अंतर्गत है। आगे हम देखते हैं, देखिए हमारी अगली योजना जो है स्वाधार योजना। ये जो योजना है वो सामान्यतः सहारा या आश्रय प्रदान करने से संबंधित योजना है, जो कि विधवा, निराश्रित, तिरस्कृत महिला, जो परित्यागिता महिला होती है उनको आश्रय प्रदान की जाती है इस स्वाधार योजना के अंतर्गत। देखिए स्वाधार योजना के अंतर्गत जो है प्रदेश में 3 स्वाधार गृह संचालित हैं जो कि बिलासपुर, सरगुजा और कांकेर में हैं, जिसमें निःशुल्क जो है जो ये महिलाएं होती हैं जो कि विधवा, निराश्रित होती, तिरस्कृत होती हैं या परित्यागिता होती हैं, निःशुल्क वहाँ पे उनका पुनर्वसन किया जाता है और उनको वहाँ रखा जाता है। इस योजना में केंद्र एवं राज्य का अंशदान 60 और 40 के रेशियो में है, क्योंकि केंद्र इसमें 60% वहन करता है और राज्य जो है 40% खर्च का वहन करता है। संस्था में इन महिलाओं के निःशुल्क आवास, भरण पोषण, शिक्षण
प्रशिक्षण एवं विविध सहायता और पुनर्वसन की व्यवस्था की जाती है। देखिए मैंने पहले ही बताया कि ये जो सुविधाएं उनको निःशुल्क दी जाती है। आगे हम देखते हैं जो हमारी अगली योजना है, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल योजना। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि शहरी और ग्रामीण दोनों जगह लागू है। भारत सरकार द्वारा 1972-73 में शहरों, कस्बों, ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं को हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराने बाबत भारत निर्माण हेतु अनुदान सहायता योजना का क्रियान्वयन किया गया था। प्रदेश में वर्तमान में 4 जिलों में कामकाजी महिलाओं का हॉस्टल संचालन हो रहा है। वर्तमान में जो हॉस्टल संचालन है वो हमारे छत्तीसगढ़ में 4 जिलों में हो रहा है, बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर और धमतरी में। ठीक, इसको आप याद रखेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ में 4 जिले हैं, बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर और धमतरी। देखिए इसकी जो शर्त है उसमें ये बताया गया है कि उनकी जो सकल आय है 50,000 प्रति माह से अधिक ना हो महानगरों में, और उनका जो सकल आय है 35,000 प्रति माह से अधिक ना हो अन्य स्थानों में। अगर उनकी जो आय है वो 50,000 से ऊपर हो जाती है तो उनको ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी, और जो उनकी सामान्य जो क्षेत्रों में है वो 35,000 से अगर अधिक आय है तो उनको भी ये सुविधाएं महिलाओं को नहीं मिलेगी। देखिए ये जो योजनाएं हैं इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगली वीडियो में लेके आएंगे, और इसके एमसीक्यूज भी अगली वीडियो में लेके आएंगे। ये दरअसल आप लोगों के लिए ओवरव्यू था, इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे, इससे प्रश्न आएंगे ही, ये एकदम गारंटीड है कि इससे एक न एक प्रश्न और कूट वाले प्रश्न जरूर बनेंगे। और अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ छूट गया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे, उसके बारे में आपको डिटेल से अगली वीडियो में ऐड करके बता दूंगा। और अगर आपका कुछ डाउट रहेगा तो उसको भी आप मेरे से पूछ लेंगे। इससे संबंधित प्रश्न भी हम अगले वीडियो में लगाएंगे क्योंकि वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसमें बहुत से प्रश्न आपके बन के आएंगे जो कि ये महिला बाल विकास के पेपर में तो है ही इम्पॉर्टेंट, लेकिन इसके अलावा बाकी भी एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।